आज झारखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। सिंदरी उर्वरक संयंत्र और चतरा सुपर थर्मल पावर परियोजना का होगा लोकार्पण। पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज हुगली के आरामबाग में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। हल्दिया बरौनी कच्चे तेल पाइपलाइन का भी करेंगे उद्घाटन। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की देर रात तक चली बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा। भाजपा जल्द जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली सूची। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर। सीईसी ने युवाओं और महिलाओं को मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर दिया जोर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रेस्तरां में लगी आग से 43 लोगों की मौत, दर्जनों लोग हुए घायल। गाजा में मदद का इंतजार कर रहे 104 लोगों की मौत। फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर लगाया हमले का आरोप। इजराइल ने भगदड़ मचने की कही बात। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने घटना की निंदा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की अपनी यात्रा में आज सिंदरी और धनबाद पहुंचेंगे। सिंदरी में प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन कारखाना को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। हर्ल में कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री धनबाद में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही रेलवे और एनटीपीसी से जुड़ी कई परियोजनाओं की आधारशिला राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। आइए देखते हैं इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी झारखंड यात्रा में देश की सबसे पुरानी उर्वरक नगरी सिंदरी में 8,939 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित नए उर्वरक कारखाने का लोकार्पण करेंगे। सिंदरी का देश का सबसे पहला उर्वरक कारखाना 2 मार्च 1951 को शुरू हुआ था, लेकिन तकनीक पुरानी पड़ जाने और लगातार नुकसान की वजह से ये कारखाना 31 दिसंबर 2002 को घाटे के कारण बंद कर दिया गया था। पीएम ने 25 मई 2018 को इस कारखाने के जीर्णोद्धार की घोषणा की थी। श्रृंखला में आपका सिंदरी प्लांट तैयार हुआ है और जो 12.7 लाख टन मैट्रिक टन जो है यूरिया बनाएगी। और ये जो पूर्वी भारत में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जितने सारे पूर्वी भारत में जो है किसान भाइयों हैं, उनके लिए यूरिया बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। सिंदरी उर्वरक कारखाने में 15 अप्रैल 2023 से व्यावसायिक उत्पादन की शुरुआत हो चुकी है। संयंत्र से रोजाना 2,250 मीट्रिक टन अमोनिया और 3,850 टन यूरिया के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहाँ से उत्पादित होने वाला यूरिया नीम कोटेड होगा। कृषि के लिए इसे आदर्श उर्वरक माना जाता है। आने वाले वर्ष में इस संयंत्र से सालाना 12 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन का लक्ष्य है। अभी चारों प्लांट चल चुका है, सिर्फ तालचेर का काम चालू है, वो भी चल जाएगा और देश 2025 दिसंबर तक आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री देवघर से गोड्डा को जोड़ने वाली मोहनपुर हसदेहा नई रेल लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। रेलवे के अनुसार 753.48 करोड़ रुपए की लागत से मोहनपुर हसदेहा रेल लाइन का निर्माण हुआ है। इसकी लंबाई 38.110 किलोमीटर है। इस नई रेल लाइन पर पहली बार चलने वाली देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी भी दिखाएंगे। फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना है, इसलिए फायर अफेक्टेड जोन की जितनी भी रेलवे लाइन है उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव लाइन भी बनाई जा रही है, जो कि 28 किलोमीटर की है। वो करीब 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री धनबाद में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। आम सभा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है।
बैनर और पोस्टर से धनबाद शहर मोदीमय हो गया है। पहले भी प्रधानमंत्री जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, लेकिन उससे बड़ी सभा हो, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। व्यापक प्रचार प्रसार, लोगों से को निमंत्रण देने का काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। झारखंड की इस यात्रा में प्रधानमंत्री 15 से भी अधिक योजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। खासकर सिंदरी शहर एक बार फिर से औद्योगिक शहर के रूप में विकसित हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल को 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इन परियोजनाओं में रेल, बंदरगाह, तेल पाइपलाइन, एलपीजी आपूर्ति और अपशिष्ट जल उपचार जैसे क्षेत्रों से संबंधित कई विकासात्मक परियोजनाएं शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार और शनिवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। पीएम शनिवार को हुगली के आराम बाग में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही 7,200 करोड़ रुपए से भी अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में रेल, बंदरगाह, तेल पाइपलाइन, एलपीजी आपूर्ति और अपशिष्ट जल उपचार जैसे क्षेत्रों से संबंधित कई विकासात्मक परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री लगभग 2,790 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर लंबी हल्दिया बरौनी कच्चे तेल पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी करीब 2,680 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री खड़गपुर के विद्यासागर औद्योगिक पार्क में 120 TMTPA की क्षमता वाले इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल में अपशिष्ट जल उपचार और सीवरेज से संबंधित 3 परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा दी जा रही सौगातों से लोगों में काफी खुशी है। कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जो मोदी सरकार की तरह काम जिसने अभी तक किए हों। उनका ये मानना है कि मोदी सरकार युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और गरीब लोगों के लिए लगातार काम कर रही है। यहाँ के लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह की योजनाएं लगातार चलाते रहें। यहाँ के लोगों में प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। यहाँ के लोगों का भी ये कहना है कि प्रधानमंत्री को सुनने और देखने के लिए लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो आराम बाग पहुंचेंगे ताकि अपने लोकप्रिय नेता का दीदार कर सकें। 2 मार्च को प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के नौदिया जिले के कृष्णा नगर पहुंचेंगे, जहां वो बिजली, रेल और सड़क जैसे क्षेत्रों से संबंधित 15,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत पीएम पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर में स्थित रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन चरण 2 की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मेजिया थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट 7 और 8 की फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यानी कि FGD प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। पीएम NH-12 100 किलोमीटर के फारक्का रायगंज खंड की 4 लेन सड़क परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में 940 करोड़ रुपए से भी अधिक की 4 रेल परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिनमें दामोदर मोहिशिला रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजना भी शामिल है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री औरंगाबाद और बेगूसराय में 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री बेगूसराय में हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड खाद का जो कारखाना है और उसे राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। वहीं बरौनी रिफाइनरी के विस्तारीकरण और पेट्रोकेमिकल्स को भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से खास बात की है हमारे संवाददाता राजेश राज ने। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को बेगूसराय में होंगे, जहां पर बरौनी रिफाइनरी और जो फर्टिलाइजर
बंद पड़ा हुआ था, उसका शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को पीएम मोदी ने स्वयं यहां आकर किया था। उसका वो लोकार्पण भी करेंगे और क्या क्या परियोजनाएं हैं, कितने हजार करोड़ की परियोजनाएं हैं, इस पर बात करेंगे बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज बाबू, प्रधानमंत्री आ रहे हैं बेगूसराय में और किन किन परियोजनाओं का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा, ये आप हमारे दर्शकों। देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बेगूसराय को 60,000 करोड़ से ऊपर की परियोजनाएं दी है और वो परियोजना, वो राशि उन कामों में लगा है जो कभी बेगूसराय पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि कहलाती थी। उन्होंने गंगा पुल दिया, उन्होंने थर्मल पावर दिया, उन्होंने फर्टिलाइजर दिया, सब बंद हो गए। गंगा पुल जीर्ण हो गया, उस पर अब बड़ी गाड़ी नहीं चलती। मोदी ने एक 6 लेन पुल दिया, एक रेल पुल दिया। थर्मल का धुआं बंद हो गया था, एनटीपीसी के 2 यूनिट दिए। प्राइड था तेल शोधा कारखाना, लेकिन ये आता था आसाम से क्रूड ऑयल, लेकिन आसाम में जब रिफाइनरी हो गया तो ये रिफाइनरी अब डंपिंग यार्ड बन रहा था। लेकिन मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा, उस समय के मंत्री मनोहर धर्मेंद्र प्रधान को और अभी के मंत्री हरदीप पुरी जी को। मोदी जी के नेतृत्व में सबने 25,000 करोड़ लगा और उससे क्रूड ऑयल आता है सीधे बाहर से, पाइपलाइन से, और इसके अपग्रेडेशन का हुआ। और जो यहाँ डंपिंग यार्ड हो रहा था उसको पेट्रोकेमिकल्स तक ले गए, जो बेगूसराय का चिर परिचित मांगे था राजेश जी। हर एक चुनाव में ये नारा लगता था। यहाँ एक कांग्रेस की बड़ी नेता थी कृष्णा शाही आई हैं, पेट्रोकेमिकल्स लाई हैं। हम लोग बड़े हो गए लेकिन पेट्रोकेमिकल्स बना नहीं। आप लग रहा है कि मोदी जी के आने के बाद ये मांग पूरी हो रही है और बेगूसराय को नया फलक मिला। देखा जाए, मोदी जी के लिए कभी नारा नहीं लगा कि मोदी जी आएंगे पेट्रोकेमिकल्स लाएंगे। मोदी जी नारा नहीं लगाते, अन्य लगवाते। पेट्रोकेमिकल्स तब होता जो 9 मिलियन टन से ऊपर जाता। अब वो स्थिति उत्पन्न करा दिया है मोदी जी ने। और इन्वेस्टर मीट भी हो गया उसके लिए कि जो पेट्रोकेमिकल्स होगा उसके लिए इन्वेस्टर मीट भी हुआ। तो मैं समझता हूं कि बेगूसराय की जनता नरेंद्र मोदी को के लिए स्वागत के लिए तैयार है, आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। बेगूसराय सज धज के तैयार है मोदी जी के स्वागत के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो बेगूसराय से सांसद हैं और इनके ही क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शनिवार को आगमन हो रहा है और इसके लिए बेगूसराय सज धज कर तैयार है, ये उम्मीद जता रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कैमरामैन एजाज अहमद के साथ बरौनी रिफाइनरी बेगूसराय से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल देर रात तक दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में चली। बैठक में कई राज्यों में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तेलंगाना, केरल, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात की लोकसभा सीटों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के कोर ग्रुप के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि भाजपा लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द जारी कर सकती है। पहली सूची में पार्टी के शीर्ष नेताओं के लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर उनके लोकसभा क्षेत्रों के साथ ही उन सीटों पर भी भाजपा अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत हासिल नहीं हुई थी। गौरतलब है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में खुद के लिए 370 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखा गया है। इस लिहाज से पहली सूची में कई बड़े नेताओं की उम्मीदवारी का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अपना दल, आरएलडी, सुभाषपा यानी सहयोगी दलों के लिए सीट छोड़ी गई है। भाजपा यूपी से 80 में से 74 सीट पर खुद चुनाव लड़ सकती है। बाकी बची सीट पर सहयोगी दलों के उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। जबकि असम में पार्टी ने असम गण परिषद के लिए 2 सीट सहित कुल 3 सीट
सहयोगी दलों के लिए छोड़ी है। केंद्र सरकार के कई अहम मंत्रियों को भी भाजपा लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारने का फैसला कर रही है। भारतीय निर्वाचन आयोग की पूरी टीम 3 दिवसीय दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने अफसरों से चुनावी तैयारियों की चर्चा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और आचार संहिता लगाने पर उसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। सीईसी ने युवाओं और महिलाओं के मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने पर भी जोर दिया, यानी जो युवा हैं और महिला हैं वो बढ़ चढ़कर मतदान करें और अपने इस मत अधिकार का उपयोग करें। साथ ही मतदान केंद्रों पर पानी, पंखा, बिजली सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है और साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हर संभव कदम उठाए जाने चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर यूपी को अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां पहले चरण में आवंटित की गई। ये कंपनियां 5 मार्च तक यूपी पहुंच जाएंगी। और अब बात केंद्रीय कैबिनेट की। कैबिनेट ने कल कई बड़े फैसले लिए जिसमें किसानों से लेकर वन्य जीवों पर फैसले लिए गए हैं। तो देश में सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए भी मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। देश में 3 नए सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का फैसला किया गया है जिसके सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें एक अहम फैसले के तहत देश में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने का निर्णय लिया गया। पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब प्लांट गुजरात के धौलेरा में लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के 3 प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करने का फैसला लिया है। देश में सेमीकंडक्टर फैब का अप्रूवल देश के लिए बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ है ये, और आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी ने, उस संकल्प की बहुत बड़ी ये सिद्धि है। इस सेमीकंडक्टर फैब में 50,000 वेफर स्टार्ट्स पर मंथ। वेफर यानी एक ये वेफर है, राइट? तो एक वेफर, ऐसे 50,000 वेफर्स पर मंथ इस फैब में बनेंगे। 3 सेमीकंडक्टर इकाइयों में कुल निवेश 1.26 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इन प्लांट्स से साल में करीब 300 करोड़ चिप बनेंगी। तीनों इकाइयों का निर्माण अगले 100 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगा। ये पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से संबंधित एक बड़ा निर्णय है। The semiconductor fab dream is actually coming a reality in India, and I can't be happier. And today is February 29th, and this is a special day. And this has to actually become a leap for us. कैबिनेट के अन्य फैसलों के तहत केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर खरीफ सीजन 2024 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों पर NBS योजना के तहत 3 नए उर्वरक ग्रेड को शामिल करने को मंजूरी दी है। लगभग 3 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि से आज तक मदद की है, लेकिन एक मदद जो लगातार भारत सरकार करती रही वो ये भी है कि दुनिया भर में खाद यूरिया के दाम कई गुना बढ़ गए, लेकिन मोदी जी ने कहा था किसान के ऊपर खाद और यूरिया के बढ़ते जो दाम दुनिया भर के हैं उसका हिंदुस्तान के किसानों पर बोझ नहीं पड़ने देंगे, और लाखों करोड़ की सब्सिडी हमने पिछले कुछ सालों में दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाघों और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक नेटवर्क इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन को मंजूरी दी है। इस संस्था का मुख्यालय भारत में होगा। इसमें वन्य जीवों से संबंधित देशों की बहु एजेंसी संस्था के रूप में IBCA की कल्पना की गई है। इसके लिए 150 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता को मंजूरी दी गई है। टाइगर संरक्षण के क्षेत्र में भारत के अनुभव और लीडरशिप का उपयोग विश्व भर में 7 बिग कैट्स, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पुमा, जैगुआर और चीता के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ये IBCA का जो निर्णय लिया गया है बिग कैट अलायंस का, इसका मुख्यालय भी भारत में ही होगा, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय यहाँ पर है। इस अलायंस में वैसे
देश दसे होंगे जहां ये 7 बिग कैट्स पाए जाते हैं और या फिर पूर्व में ये प्रजातियां पाई जाती थी। कैबिनेट के अन्य फैसलों में एकीकृत रोग नियंत्रित और महामारी की तैयारी के लिए राष्ट्रीय वन स्वास्थ्य मिशन का नेतृत्व करने के लिए वैज्ञानिक एच स्तर पर राष्ट्रीय वन स्वास्थ्य संस्थान नागपुर के निदेशक के पद के सृजन को मंजूरी दी है। साथ ही 12 महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर तय करने के लिए खान और खनिज अधिनियम 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय जब मंदी की आहट से जूझ रही है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था से हमने वो उम्मीद की और उसने वो कर दिखाया जिसका कोई अनुमान भी नहीं लगा रहा था। मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी 8.4% रही, जो सबसे ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण क्षेत्र में तेजी इन आंकड़ों की बड़ी वजह है। प्रधानमंत्री ने इन आंकड़ों के आने के बाद खुशी जाहिर की। देखिए रिपोर्ट। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश के लिए बड़ी खबर आई है। मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर के बीच देश की अर्थव्यवस्था 8.4% की रफ्तार से दौड़ी है। पूर्वानुमानों से भी काफी आगे निकलते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था ने ये कारनामा तब करके दिखाया है जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी से परेशान हैं। तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़ों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था ऐसे ही नहीं बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती रफ्तार पर खुशी जाहिर की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, 2023-24 की तीसरी तिमाही में 8.4% की मजबूत जीडीपी वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और इसकी क्षमता को दर्शाती है। हमारे प्रयास तेज आर्थिक विकास लाने के लिए जारी रहेंगे, जिससे 140 करोड़ भारतीयों को बेहतर जीवन जीने और एक विकसित भारत बनाने में मदद मिलेगी। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि तीसरी तिमाही की जीडीपी के आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किए गए रिफॉर्म तेज गति से जमीन पर उतरकर नतीजे दे रहे हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि जिस तरह से देश में ढांचागत क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है, एफडीआई में तेजी आ रही है और इकोनॉमिक रिफॉर्म जारी है, उससे उम्मीद है कि देश की अर्थव्यवस्था और भी तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता रखती है। सांख्यिकी मंत्रालय के तीसरी तिमाही के आंकड़ों पर नजर डालें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 11.6% की तेजी देखने को मिली है। निर्माण क्षेत्र भी लगभग दोहरे अंकों में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां 9.5% की तेजी दर्ज की गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट 3.8% दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही के दौरान जीडीपी 40.35 लाख करोड़ रुपए थी, जो मौजूदा वित्त वर्ष की समान अवधि में बढ़कर 43.72 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुताबिक रियल जीडीपी मौजूदा वित्त वर्ष में 172.90 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो 2022-23 में 160.71 लाख करोड़ रुपए रही थी। कुल मिलाकर देखें तो जहां दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती देखी जा रही है, तो वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया भर की चुनौतियों के बाद भी सबसे तेज गति से बढ़ती इकोनॉमी बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर बांग्लादेश से, जहां की राजधानी ढाका में कल देर रात आग लगने की वजह से बड़ा हादसा हुआ। ढाका में 7 मंजिला रेस्तरां की इमारत में लगी भीषण आग में कम से कम 43 लोगों की झुलसकर मौत हुई और कई दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल समाचारों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं हमारा खास शो नया सवेरा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।